नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कथा एक कंस की नाटक की भूमिका। इसका भाग 1 मैं करवा चुकी हूँ। आज हम भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने जाना था कि जो लेखक हैं, नाटककार हैं दया प्रकाश सिन्हा जी, उन्होंने इस नाटक की जो कथानक है वो कहाँ से लिया और किन भावों से, किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने इस नाटक को लिखने की प्रेरणा उनको मिली, उसके बारे में इन्होंने बताया है। आइए आज आगे जानते हैं कि पात्रों का चयन कैसे हुआ, भावा अभिव्यक्ति के लिए जो भाषा है उसको इन्होंने कैसे चयनित किया इस नाटक के लिए, उनके विचारों को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था। ये हम कथानक के बारे में जान रहे हैं और इस तथ्य के आधार पर मैंने कल्पना की कि कंस अपने पिता से किसी न किसी रूप में क्षुब्ध होगा, यानी क्रोधित होगा, जिसकी अभिव्यक्ति उसके विद्रोह के रूप में हुई। मनोविज्ञान में इस बात के साक्ष्य हैं कि प्राय अतिशय यानी बहुत ज्यादा रोब, दाब और डांट डपट करने वाले व्यक्ति की संतान अंततः अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करती है। इसके आधार पर मैंने उग्रसेन की ऐसे ही एक पिता के रूप में कल्पना की, जिसके प्रति कंस का रोष अपने बाल्यकाल से ही था। इस धारणा को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कंस को भावुक, संगीत प्रेमी, सपने देखने वाले युवक के रूप में चित्रित किया, जो उस आदिम युग के बर्बर वातावरण में अहिंसा, करुणा, पुष्प और सुगंध की बातें करता है। ऐसे भावुक के आत्मसम्मान को जब धक्का लगता है तो वह प्रतिहिंसा से भर उठता है। पिता को बंदी बनाकर, सत्ता हथियाकर वह अपने बर्बर क्रूर कृत्यों से जताना चाहता है कि वह कोमल भावुक व्यक्ति नहीं है। सत्ता के भंवर जाल में फंसा व्यक्ति निकल नहीं सकता। सत्ता का अपना तर्क होता है। वह सत्ता सुदृढ़ करने के लिए जितना ही अत्याचार करता है, उतना ही वह अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत होता जाता है। हर हत्या के पश्चात विरोध बढ़ता है और उस विरोध को नष्ट करने के लिए वह और हत्याएं करता है, किंतु उसी अनुपात में विरोध और भय भी बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में वह कहीं स्वयं घायल हो जाता है और पूछता है, क्या हर अत्याचार आत्म यंत्रणा है? क्या हर हत्या आत्महत्या है? तो यानी यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि कंस इतना अत्याचारी क्यों था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि मैं भी क्रूर हूं, क्योंकि वातावरण ही कुछ ऐसा था, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि एक संगीत प्रेमी व्यक्ति या संगीत प्रेमी बालक या राजकुमार कैसे राज्य संभालेगा, इस प्रकार की शायद भाव उसके सामने आए होंगे। इसीलिए उसने अपने आप को क्रूरता से भर लिया, या उसके मन में जो क्रूरता का भाव है वो जाग उठा। सत्ता का तर्क अत्यंत क्रूर होता है। सत्ताधारी के चारों ओर भय और संशय का घेरा जैसे जैसे जकड़ता जाता है, वैसे वैसे वह अकेला होता जाता है। न उसका कोई मित्र होता है, न सहायक, न पत्नी, न प्रेयसी, न बहन, न भाई। सब ही संशय से दंशित हो जाते हैं, सभी उसको विरोधी नजर आते हैं। सत्ता और अधिक सत्ता मात्र ही उनका लक्ष्य रह जाता है और मरीचिका के समान उसे अंत तक भरमाए रखता है। मरीचिका यानी भटकाए रखता है। यही सत्य कंस के चरित्र द्वारा उद्घाटित होता है। कृष्ण और पूतना के दैविक प्रसंग के सहजीकरण के लिए यह आवश्यक था कि पूतना को भी साधारण स्त्री के रूप में चित्रित किया जाए। अतएव इस नाटक में पूतना को स्वाति नाम दिया है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में पूतना को साध्वी स्त्री कहा गया है। अनेक पुराणों में पूतना ही कंस की एकमात्र स्त्री सहायिका बताई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में ही स्वाति यानी पूतना को कंस की प्रेमिका की भूमिका में रूपायित किया गया है। वह एक साधारण यादव कन्या है जो प्रेम कर सकती है और प्रेम का प्रतिदान दे सकती है। प्रेमी की तरुणाई के प्रथम वसंत में देखे सपने को साकार करने के लिए वह अपने पूरे जीवन की खुशियां उत्सर्ग कर सकती है, त्याग सकती है। उसका प्रेम सहज, स्वाभाविक और निश्चल है। उसका प्रेम केवल देना जानता है, मांगना नहीं। और पूतना ने भी यही किया। उसने समर्पण किया, अपना जीवन दान दे दिया। तब ही स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक भी, जो उसे अपनी चाल के लिए मोहरे के समान उपयोग करता है, उसकी मृत्यु पर फफक कर रो पड़ता है। उसके प्रेम को नकार नहीं पाता, वह स्वयं स्वीकार करता है, हमने सब बंधन काट दिए,
सब संबंध तोड़ दिए, फिर भी प्रतीत होता है कि कुछ संबंध टूटकर भी नहीं टूटे। मरुस्थल के नीचे छिपे शीतल जल के भंडार या कंटीली झाड़ियों में खिलने वाले फूलों के समान वह कंस के जीवन में रहती है। उसकी मृत्यु के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो सत्ता से उन्मत्त कंस में सहज मानवीय संवेदना को जीवित रखता। उसकी मृत्यु के पश्चात ही कंस की क्रूरता चरम को पहुंचती है और उसकी त्रासदी को गहन बनाती है। स्वाति के स्वयं के जीवन की त्रासदी भी उतनी ही करुण है। वह जीवन से बहुत अधिक नहीं मांगती, वह तो केवल वही मांगती है जो हर साधारण व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, किंतु वह हर पग पर छली जाती है। यही उसकी नियति की विडंबना है। हरिवंश पुराण में कंस की जीवन दशा नामक केवल एक पत्नी का उल्लेख है, किंतु प्राय सभी पुराणों के अनुसार कंस की 2 पत्नियां थी। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। दोनों मगध नरेश महाराज जरासंध की पुत्रियां थी। मैंने इस नाटक में कंस की केवल एक पत्नी का चरित्र रखा। कारण स्पष्ट है कि नाटक का मूल चरित्र कंस है। उसकी पत्नी, प्रेयसी आदि केवल सहायक पात्र हैं, जिनका उद्देश्य कंस के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना था। इस लक्ष्य की पूर्ति कंस की केवल एक पत्नी के द्वारा हो सकती थी। अतएव नाटक में केवल अस्ति की भूमिका है। इसके अतिरिक्त नाटक उपस्थापन के लिए रंगमंडलियों को प्राय अभिनेत्रियां मुश्किल से मिलती है। यह तथ्य भी मेरे मस्तिष्क में था, इसीलिए मैंने केवल अनिवार्य स्त्री पात्र ही नाटक में रखे और कंस की दूसरी पत्नी प्राप्ति का नाटक में उल्लेख भी नहीं किया। कंस के उदय का संपूर्ण श्रेय जरासंध को था। पुराणों के पढ़ने से लगता है कि इस समय यादव, वृष्णि, भोज, अंधक, सातवत, शूर, यदु, कुकुर, मधु आदि कबीलों या जातियों में विभाजित थे। इन विभिन्न जातियों के संघ के प्रमुख को ही मथुरा का राजा कहा जाता था। इसी प्रकार मथुरा का राजा उग्रसेन निरंकुश स्वेच्छाचारी राजा नहीं था। वह विभिन्न यादव दलों की सहमति से ही राजा बना था और उसकी सहमति से ही शासन करता था। इस व्यवस्था में गणतंत्र तथा व्यक्तितंत्र का सम्मिश्रण था, जिसमें कदाचित बाहुल्य गणतंत्र के तत्वों का ही था। इसके विपरीत मगध में जरासंध ने व्यक्तितंत्र की नींव डाली, जिसमें निरंकुश राजा की आत्मसत्ता सर्वोपरि थी। जरासंध ने कंस को विवाह में अपनी पुत्रियों के साथ व्यक्तितंत्र की विचारधारा दहेज में दी। इसके फलस्वरूप कंस ने मगध सैनिकों की सहायता से अपने पिता उग्रसेन को हटाकर व्यक्तितंत्र की स्थापना मथुरा में की। अतएव मगध की राजकुमारी अस्ति में दर्प की चमक होना स्वाभाविक है। दर्प यानी घमंड, अहंकार की चमक होना स्वाभाविक है। इसी परिप्रेक्ष्य में अस्ति के चरित्र की कल्पना की गई है। आत्मविश्वास की यह प्रतिमूर्ति है। जब वह मगध से मथुरा आती है तो कंस से कहती है, मथुरापति के विद्रोहियों से घिरने के समाचार को सुनकर हम मगध में नहीं रुक सके। कंस उसे टोकता है तो वह तुरंत कहती है, तुम अकेले नहीं, पिता महाराज ने हमारे साथ दहेज के शेष मागधी सैनिक भी भेजे हैं। अस्ति को अच्छी तरह ज्ञान है कि कंस की सफलता के पीछे उसके पिता का हाथ है। वह केवल जानती ही नहीं बल्कि कंस को जताती भी है। यही दोनों के बीच दूरी स्थापित करता है। कंस स्वयं स्वेच्छाचारी शासक है, जिसका गर्व प्रति गर्व सहन नहीं कर सकता। वह अस्ति की अवहेलना करने लगता है। अस्ति का चरित्र स्वाति से नितांत भिन्न है। वह स्वाति के समान अपने प्रेम को प्रतिदान की कामना त्याग नहीं सकती। वह अवहेलना सहन नहीं कर पाती। वह अकेले ही प्रेम का दीपक नहीं जला सकती और जब उसके अनुराग का प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह घायल शेरनी की तरह कंस पर टूट पड़ती है, क्योंकि वो चाहती है कि कंस उस बात को स्वीकार करे कि आज जो कुछ है वो उसके और उसके पिता के कारण है। लेकिन कंस अपने गर्व के कारण, अपने घमंड के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करता और यही बात उसे पसंद नहीं है। अस्ति के संवादों के आधार पर उसे खलनायिका समझा जा सकता है। यह भी संभव है कि कोई निर्देशक उसे खलनायिका की भंगिमा और मुद्राएं भी दे दे। यह उसके चरित्र के साथ अन्याय होगा। उसके चरित्र की आधारशिला उसका राजसी गर्व और आत्मसम्मान है, जिसका टकराव एक स्वेच्छाचारी शासक के अहम से होता है। इसमें वह पराजित होती है।
मार दी जाती है, किंतु अंत तक वह अपना अभिमान नहीं छोड़ती। कंस स्वाति और अस्थि के चरित्र के अतिरिक्त प्रलंब और प्रद्योत नाटक के प्रमुख चरित्र है। इन दोनों चरित्रों की मैंने मानवीय स्तर पर कल्पना की है। दोनों ही कंस के अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कृत्यों के सहभागी है। इसके लिए दोनों के पास अपने अपने कारण हैं, जो एक दूसरे से नितांत विपरीत है। प्रलंब कंस का इसलिए सहायक है क्योंकि वह उसे घृणा करता है, और प्रद्योत इसलिए क्योंकि उस पर अवचेतन की किसी ग्रंथि के कारण वो आसक्त है, यानी उसकी ओर उसका झुकाव है। कारण कुछ भी हो, दोनों कंस की छाया के समान है। और अंत में जब कंस के चारों ओर संशय का दायरा बढ़ता है तो दोनों ही उसकी लपेट में आ जाते हैं। सत्ता की मीनार के शिखर पर इतना कम स्थान होता है कि वहां केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। अतएव स्वेच्छाचारी शासक उस शिखर पर चढ़ते चढ़ते अपने हर साथी को कहीं न कहीं नीचे छोड़ जाता है। बाद में नीचे छूटे हुए साथी ही उसे शिखर के नीचे ढकेलते हैं। इसी तथ्य को उजागर करने में ये दोनों चरित्र नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंस की कथा से देवकी अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। वह कंस की चचेरी बहन थी। किसी पुराण में उल्लेख है कि देवकी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं रथ की बलगा यानी लगाम को थामकर उसे पति के यहाँ ले जा रहा था, जब उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा। इससे भाई बहन के बीच अनुराग रेखांकित होता है। किससे? कि वो स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। अपनी बहन को, जिसे वह अत्यंत प्यार करता था, बंदी गृह में डालने में कंस को स्वयं को कितना कष्ट हुआ होगा, उसकी आंतरिक द्वंद्व कितना भीषण रहा होगा, यह कल्पनीय है। देवकी का द्वंद्व भी उतना ही तीव्र होगा। जो भाई उसे इतना प्यार करता था, वही उसे कारागार में डाल गया। कंस और देवकी के इस द्वंद्व को मैंने एक दृश्य में रूपायित किया है। इसमें कंस की अपनी बहन के प्रति प्रेम और घृणा की मिश्रित भावों को नाटकीय मुहावरे का रूप दिया है। एक और बहन के लिए सहज मानवीय अनुराग और दूसरी ओर आत्मसत्ता के विस्तार की दुर्मनीय आकांक्षा की क्रूर मांग, इन दो विरोधी भावनाओं के बीच फंसा कंस अंततः अपनी मानवीय अनुभूतियों को कुचल देता है। यही वह बिंदु है जहां से कंस केवल एक स्वेच्छाचारी नृशंस राजा ही बनकर रह जाता है, जो पाषाण सा भावाहीन है। यहां से कंस के चरित्र में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वो नाटककार ने उसका विशेष ध्यान रखा है। क्या भावनाएं कुचल देने से नष्ट हो जाती हैं? कंस अनुभव करता है मनुष्य शरीर की कुछ सीमाएं हैं। वह आकाश में कितना ही ऊंचा क्यों न उठता जाए, उसके पैर धरती पर रहते हैं। दबाई गई भावनाएं समय समय पर उठकर कंस को उद्वेलित कर देती हैं और उसके अंतर में संशय की आंधी सतत जीवित रहती है। यानी जो संशय का भाव है वो उसके मन में हमेशा एक आंधी की तरह चलता है। पुराणों में वर्णित कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। वह मुष्टिक जैसे मल्ल योद्धाओं को चुटकियों में पराजित कर देते हैं, विशाल हाथी को वश में कर लेते हैं। कृष्ण का ये ईश्वरीय रूप इस नाटक की योजना से मेल नहीं खाता। यादव, रोष, प्रतीक और नेता के रूप में कृष्ण का मानवीकरण इस नाटक में किया गया है। यादव असंतोष केवल जनसाधारण तक ही सीमित नहीं था, अपितु स्वयं कंस के अनुचरों में भी व्याप्त था। मागध सैनिकों की उपस्थिति ने भी यादव सैनिकों में रोष उत्पन्न किया होगा। इस अनुमान का आधार हरिवंश पुराण का निम्नलिखित अंश है। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस के कार्यों में नियुक्त जरासंध की स्वच्छंद और मनोन्मत्त सेना अत्यंत क्षुब्ध हुई, जिसे शक्तिशाली यादवों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह नाटक केवल पौराणिक कंस की कथा नहीं है। कंस के माध्यम से इतिहास की उस घटना को पहचानने की कोशिश भी की गई है, जिसके द्वारा स्वेच्छाचारी शासक समय समय पर मंच पर आते रहे हैं। ऐसे अनेक कंसों में से एक कंस की यह कथा अनेकों के परिप्रेक्ष्य में है, यानी अनेकों कंसों के बारे में चर्चा के कारण या चर्चा के लिए लाई गई है। कंस और रावण हमारे राष्ट्रीय खलनायक है। उनके प्रति घृणा हमारे जनमानस में उत्कीर्ण है। कदाचित इसलिए आज तक कंस और रावण हर नाटक या फिल्म में केवल विलेन के रूप में चित्रित किए गए हैं। कंस और रावण ही क्यों, हमारे नाटककारों और फिल्म बनाने वालों
कि सभी पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के प्रति एक सी दृष्टि रही है। हर फिल्म में मुगल बादशाह हर समय गुलाब का फूल सूंघा करता है। क्या यह संभव है? अशोक को सदाई हर नाटककार ने एक सांचे में ढालकर प्रस्तुत किया है, जबकि यह सच है कि हर व्यक्ति न तो 100% अच्छा होता है और न ही 100% बुरा। इसमें यह विचारणीय है कि कंस की मृत्यु के पश्चात उसके यादव सैनिक शुद्ध नहीं हुए, केवल मागध सैनिक शुद्ध हुए। इससे यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि कंस ने यादव सैनिक और अफसर विद्रोहियों कंस के जो यादव सैनिक थे और अफसर विद्रोहियों से मिल गए थे, तभी तो उन्होंने कृष्ण का विरोध न करके केवल विरोध करने का नाटक किया और इसके कारण ही कृष्ण मल्लों को परास्त कर सके। कंस कथा में कृष्ण के चरित्र का ऐसा निरूपण वांछनीय सीमाओं के अंदर ही मिथक का उपयोग कहा जा सकता है। वहां पर सीमाएं निर्धारित है। वंशी का विद्रोह के प्रतीक के रूप में विद्रोही गोपों द्वारा उपयोग मेरी कल्पना है। इसी के आधार पर मैंने कृष्ण की गोपियों को रिझाने वाली बांसुरी के स्वर को विद्रोह के शंखनाद की प्रचंडता दी है, जिसे सुनकर कंस के अस्तित्व का रोम रोम कांप उठता है। कंस की यह स्थिति उपरोक्त पुराण अंश में वर्णित भयातुर कंस के स्वप्नों के नितांत अनुरूप है। इस संदर्भ में विद्रोह के प्रतीक के रूप में वंशी की कल्पना भी मिथक संगत ही है। इस संसार में तो नितांत श्वेत और श्याम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सब जगह श्वेत और श्याम का मिश्रण सलेटी रंग ही अधिक मिलता है। आवश्यकता है आज एक नई दृष्टि की, जो रावण और कंस जैसे नायक को मानवीय तत्वों में पुनर्मूल्यांकित करके चित्रित करे। साथ ही अशोक और अकबर जैसे चरित्रों की मात्र स्तुति प्रस्तुत न करके उसके गुण दोषों के साथ रूपायित करे, जिससे यह चरित्र मात्र नाटक के पात्र न लगे, उसमें साधारण मनुष्य की धड़कन की अनुभूति हो और दर्शक उनसे तादात्म्य स्थापित कर सके। इस नाटक के द्वारा मैंने कंस को गुण दोष सहित एक मानव के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की है। आशा है कि इस प्रयोग का उद्देश्य स्वीकार किया जाएगा। नाटक के भावों के संप्रेषण की वाहक क्या होती है? भाषा होती है। देखिए, अभी तक जो हमने जाना वो किसके बारे में जाना? पात्रों के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर क्या जानेंगे कि नाटक में भाषा को किस प्रकार इन्होंने महत्व दिया है। नाटक की भाषा की अनिवार्यता शर्त है कि उसे ऐसा होना चाहिए कि नाटक साधारण दर्शक वर्ग की समझ में आ जाए। अगर दर्शक वर्ग भाषा को समझ नहीं पाता तो नाटक के भाव उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अतः भाषा की सहजता और सरलता नाटक की सफलता के लिए जरूरी है। पौराणिक नाटक को संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखने की सहज प्रवृत्ति होती है, यानी वहां पर भाषा संस्कृत प्रभावित होती है। सच तो यह है कि इस नाटक का प्रथम आलेख मैंने संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखा। उसी समय मेरे मन में नाटक की भाषा को लेकर अनेक प्रश्न उठे। फिर जब दिल्ली की साहित्यिक गोष्ठियों में उसको पढ़ा तो वहां भी भाषा को लेकर रोचक बहसें हुई। नाटक का उद्देश्य ही भाषा के स्वरूप को निश्चित करता है। यदि नाटक का उद्देश्य केवल कक्षा में पढ़ाया जाना है तो उसकी भाषा कितनी भी कठिन हो सकती है, लेकिन यह उद्देश्य नाटक की सीमाओं को संकुचित कर देता है। नाटक साहित्य की ऐसी विधा है जिसकी पूर्णता उसके मंचन में ही होती है, और यदि नाटक को मंचस्थ होना है तो दर्शकों का मानसिक धरातल ही भाषा को निर्धारित करता है, यानी मानसिक तौर पर दर्शक कौन सी भाषा ज्यादा सहज रूप से समझ पाते हैं। इसको दूसरी तरफ से देखा जा सकता है। जब शाकुंतला नाटक अमेरिका में अंग्रेजी में खेला जाता है तो शाकुंतला और दुष्यंत अंग्रेजी बोलते हैं। इसी प्रकार जब यह नाटक रूस में खेला जाएगा तो शकुंतला और दुष्यंती नहीं, महर्षि कणव तक रूसी बोलते हैं। इससे स्पष्ट है कि जिस देश में नाटक खेला जाता है वहां की भाषा में ही नाटक होना चाहिए, जिससे जन साधारण उस नाटक को समझ सके। अगर आज हम कोई नाटक हिंदी भाषीय क्षेत्र के जन साधारण के लिए करते हैं तो उसकी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। ईरानी कथानक पर आधारित सोहराब रुस्तम की भाषा जिस प्रकार फारसी नहीं हो सकती, उसी प्रकार पौराणिक कथानकों पर आधारित नाटकों की भाषा संपूर्ण रूप से संस्कृतनिष्ठ नहीं हो सकती। दर्शक वर्ग के अनुरूप आज के नाटकों की भाषा हिंदी होनी चाहिए।
इस तर्क के आधार पर मुझे अनुभव हुआ कि इस नाटक की भाषा को संस्कृत निष्ठ रखना नाटक की व्यापकता को सीमित कर देगा, यानी जो नाटक है उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। काव्य नाटकों को छोड़कर नाटकों में भाषा का स्थान गौण है। नाटक में भाषा का उपयोग केवल उसकी सुंदरता, काव्यात्मकता के लिए ही नहीं किया जा सकता। भाषा तो चरित्र और स्थिति के अनुरूप बनती है, उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस किसी भी नाटक में भाषा का सौष्ठव नाटक की अपनी मांगों से अलग अलग होकर प्रतिष्ठित होता है, चाहे वह जयशंकर प्रसाद का नाटक क्यों न हो, नाटक की अभिनेता को क्षति पहुंचती है। दूसरे शब्दों में नाटक की संपूर्णता में व्याघात आता है, यानी नाटक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। इस नाटक के दूसरे आलेख में भाषा को सहज सरल करते समय मैंने अनुभव किया कि नाटक की भाषा तो हिंदी अवश्य होनी चाहिए, किंतु हिंदी की विभिन्न शैलियां युगीन नाटक के विभिन्न कालों को दर्शाने में बहुत उपयोगी है। पौराणिक नाटकों में हिंदी के साथ साथ कुछ सरल संस्कृत शब्दों का उपयोग जो हिंदी में प्रचलित हो, नाटक के पौराणिक वातावरण के निर्माण में सहायक होगा। इसी प्रकार मुगल दरबार के दृश्य में हिंदी के प्रयोग में कुछ प्रचलित उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग वांछनीय वातावरण निर्माण करेगा। जैसे आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में रंगे परिवार के दृश्य में पैनापन लाने के लिए अंग्रेजी के एक दो वाक्यों का बीच बीच में उपयोग, मैंने इस नाटक के अंतिम आलेख में भाषा को इसी परिप्रेक्ष्य में संवारने का प्रयास किया है। इस नाटक का जो परिवेश है वो कैसा है, पौराणिक है। अतः मैंने हिंदी में प्रचलित फारसी और अरबी के शब्दों के बाहुल्य को रोका है। उदाहरण के लिए प्रातःकाल या उषा के स्थान पर सुबह या सवेरा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। सुबह फारसी से आया शब्द है और सवेरा हिंदी का देशज है। मैंने सवेरा शब्द का प्रयोग किया, हालांकि इसके अपवाद नाटक में ढूंढने पर अवश्य मिल सकते हैं। यहाँ ये लिखने का उद्देश्य केवल समीक्षकों और विद्वानों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि नाटक के संवादों की भाषा की प्रभावोत्पादकता और सीमा के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। यह हिंदी नाटक विधा के विकास के लिए वांछनीय होगा या जरूरी होगा। इस नाटक में मैंने संरचना के स्तर पर कुछ प्रयोग किए हैं। नाटक का प्रारंभ उस बिंदु से हुआ है जहां कंस स्वेच्छाचारी शासक के रूप में अपने चरम पर है। उसकी इच्छा आदेश है, आदेश नियम है। जो उसके सम्मुख आंख उठाता है उसकी आंख निकाल ली जाती है। जो सिर उठाता है वह अपना सिर खो बैठता है। सब विद्रोही, विरोधों और असहमतियों को कुचल कर वह एक छत्र शासन कर रहा है। इन सब के बावजूद उसे नींद नहीं आती। नींद के एक क्षण को आकुल व्याकुल वह दुर्ग की इस अटारी से उस अटारी तक, इस कंगूरे से उस कंगूरे तक एकाकी मंडराता है, इस आशा से कि थक कर नींद आ जाए। और जब उसे नींद आती है तो स्वप्न में विकराल भयानक दो हाथ उसकी ग्रीवा यानी गर्दन जकड़ते दिखते हैं और वह चीख कर उठ बैठता है और उस समय पूछता है, कहां से प्रारंभ होती है यह कथा? एक साधारण मनुष्य के भगवान बनने की कथा? एक धड़कते हृदय के बहते लहू के ठंडे होकर धीरे धीरे पत्थर से जमने की कथा? कहां से प्रारंभ होती है यह कथा? और इसके बाद वह अपने बीते हुए जीवन को एक बार फिर से जीता है। उसकी विगत जीवन घटनाएं, साथ और संबंध, आक्रोश और आह्लाद के क्षण एक एक कर उसकी स्मृति में सजीव होते हैं। इस प्रकार प्राय संपूर्ण नाटक फ्लैशबैक के रूप में अनावृत होता है। ध्यान रखें आप यहाँ पर, जब हम अपने विगत जीवन के बारे में सोचते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि विगत की सब घटनाएं एक के बाद एक समय क्रम से याद आए। कोई बाद की घटना पहले याद आ सकती है, कोई बहुत पहले की घटना बाद में याद आ सकती है। एक घटना की याद करते समय उससे संबंधित या जुड़ी हुई घटना का उसके तुरंत बाद याद आ जाना स्वाभाविक है, चाहे दोनों के कालक्रम में कितना ही अंतर क्यों न हो। इस नाटक की संरचना में मैंने फ्लैशबैक में कालक्रम की मर्यादा को आगे पीछे तोड़कर घटनाओं को रचनात्मकता की मांग के अनुसार पिरोया है। अरस्तु ने नाटक में समय, स्थान और कार्य व्यापार के संकलनत्रय की अनिवार्यता का नियम प्रतिपादित किया। इस नाटक में इस नियम के सर्वथा विपरीत घटनाओं और दृश्यों का संयोजन है।
मैं मानता हूं कि आज रचनात्मकता के क्षेत्र में कला का केवल एक नियम है और वह किसी नियम में बंध नहीं सकती। शास्त्रीय सिद्धांतों का अतिक्रमण करने की कला ने नवीन आयामों को उद्भासित किया है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति की एकमात्र शर्त है नवीन, यानी अगर हमें विकास करना है तो उसमें कुछ नयापन लाना होगा। अपरिचित और अनखोजे मार्गों का अनुसंधान। इस नाटक में कंस के फ्लैशबैक में जाने और वर्तमान में लौट आने की विभाजन रेखा अत्यंत धुंधली है। यदि वह तथ्य नाटक की रचनात्मकता को अंततः क्षीण नहीं करता तो यह प्रयोग सफल कहलाएगा। असफलता के भय से यदि प्रयोग बंद हो जाए तो सभ्यता की प्रगति रुक जाएगी। भरत मुनि द्वारा अपने पुत्रों की सहायता से अभिनीत प्रथम नाटक की अत्यंत रोचक कथा नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में मिलती है। त्रेता युग के प्रारंभ होने पर देवताओं की इस प्रार्थना पर कि वे ऐसे मनोरंजन का साधन चाहते हैं जो देखा भी जा सके और सुना भी, तो ब्रह्मा ने चारों वेदों तथा वेदांगों के विभिन्न तत्व लेकर पांचवें वेद, जिसको क्या कहा गया, नाट्य वेद की रचना की। फिर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से कहा कि नाट्य वेद के आधार पर देवताओं से अभिनय कराओ, किंतु इंद्र व अन्य देवता नाटक का आयोजन नहीं कर सके। तब ब्रह्मा ने नाटक के आयोजन का भार किसको सौंपा? भरत मुनि को सौंपा। भरत मुनि ने इंद्र मख नामक नाटक मंचस्थ किया। इसमें देवताओं द्वारा दैत्यों और दानवों के विनाश का चित्रण था। नाटक देखते ही दैत्य और दानव बिगड़ उठे। अपने नेता विरूपाक्ष के आह्वान पर उन्होंने अभिनेताओं का घेराव करके उनकी वाणी की चेष्टा अभिनय को विजड़ित कर दिया, अर्थात उन्होंने नाटक ही बंद कर दिया। भरत मुनि का देवताओं के प्रति पूर्वाग्रह था, अतः उन्होंने ऐसा लिखा है कि देवताओं ने दानवों की खूब पिटाई की। यह संभव है कि देवता भी खूब पिटे हों, और जब देवताओं ने दोबारा नाटक किया तो अलग अलग देवताओं की ड्यूटी नायक नायिका, विदूषक, अन्य अभिनेताओं, रंगशिष्ट, रंगपीठ, मतवारिणी, प्रेक्षागृह इत्यादि की सुरक्षा के लिए लगी। ब्रह्मा ने भी दैत्यों को बहुत समझाया, तब कहीं जाकर यह नाटक मंचस्थ हो सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम नाटक के मंचन पर ही विवाद उठ खड़ा हुआ था। इसके बाद अनेकों नाटक विवाद का विषय बनते आए हैं। इसका कारण यह है कि नाटक अत्यंत पैना माध्यम है, जिसकी मार बहुत गहरा काटती है। नाटक और रंगमंच का पाउडर, पर्दों और रंगों का कृत्रिम संसार कितना भी कमजोर न हो, उसका प्रभाव वास्तविक, स्थायी और गहरा होता है। रंगमंच की साधारण टीन की तलवार की काट बड़ी से बड़ी तोप की मार से अधिक व्यापक और विध्वंसक होती है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि साहित्य का ऐसा सशक्त माध्यम केवल पठनीय बनकर रह गया है। यद्यपि शास्त्रों के अनुसार नाटक मूलतः दृश्य काव्य है, किंतु हिंदी में इसका स्थान विशुद्ध काव्य या पाठ्य रचना से अधिक नहीं है। इस कारण इसकी अपरिमित शक्ति अब कुंठित हो गई है। इस रचना के माध्यम से मैंने साहित्यिक मूल्यों और कलात्मक अपेक्षाओं को सुरक्षित रखते हुए नाटक को रंगमंच के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। ये भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी भूमिका में की है। दया प्रकाश सिन्हा ने इस नाटक से पहले ये भूमिका दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कथानक का चयन कैसे हुआ, पौराणिक कथानकों को वर्तमान संदर्भ में कैसे इन्होंने स्थापित किया है, घटनाओं को किस प्रकार से शामिल किया है, जो नाटक के लिए पात्रों का चयन है वो किस प्रकार किया, और भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। और नाटक केवल पठनीय नहीं, वो तब तक जीवंत नहीं हो सकता जब तक उसे मंच नहीं मिलेगा। इस बात की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी भूमिका में की है। इसके साथ साथ भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य परंपरा का प्रचलन करने की जो बात है वो यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि जैसा आप चाहते थे वैसी भूमिका आपको मिली होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये आपकी स्पेशल डिमांड पर वीडियो बनी है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।